इस वीडियो लेक्चर में यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में पूछे गए क्लाइमेटोलॉजी के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, इवन टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों ऑप्शंस में एटमॉस्फेयर की चार लेयर्स दी हुई हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि लोअर एटमॉस्फेयर से लेकर अपर एटमॉस्फेयर तक इन चारों लेयर्स के पाए जाने का क्रम या सीक्वेंस क्या होता है। हमेशा की तरह क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में आए हुए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बाद ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवलप है, अर्थात बहुस्तरीय गैसीय आवरण जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा या ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा पृथ्वी की सरफेस से जुड़ा हुआ है। एटमॉस्फेयर में मेनली थ्री कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, गैस, वाटर वेपर और एरोसोल्स। तापमान के आधार पर वायुमंडल को चार प्रमुख लेयर्स में डिवाइड किया गया है। इसको टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। इन चार लेयर्स को हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एटमॉस्फेयर की सबसे निचली और सबसे डेंस जो लेयर होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसको हिंदी में क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार अर्थ की सरफेस से ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर मिलती है। इक्वेटर पर ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई सबसे अधिक पाई जाती है। इक्वेटोरियल रीजन्स के ऊपर ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास मिलती है, जबकि पोल्स पर ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर ही रह जाती है। इससे हमको पता चलता है कि यह जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है ये इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे मोटी है और पोल्स की तरफ यह सबसे पतली है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, ऑल द वेदर एक्टिविटीज़ इसी लेयर में घटित होती हैं। इस परत में हमेशा एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग चलती रहती है। ट्रोपोस्फियर में वाटर वेपर और एरोसोल्स की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इस परत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है लैप्स रेट, LAPSE लैप्स रेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है पतन दर। इसका मतलब होता है ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ऑन एन एवरेज रूप से देखा गया है कि प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर औसत रूप से तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती चली जाती है। यह एवरेज वैल्यू एनवायरनमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट कहलाती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और वाई एक्सिस पर एल्टीट्यूड दिया हुआ है किलोमीटर्स में, और ट्रोपोस्फियर में तापमान में गिरावट हो रही है। अर्थ की सरफेस पर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पाया जा रहा है। वहीं जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तापमान में गिरावट होती चली जाती है, और एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर तापमान में गिरावट समाप्त हो जाती है। ट्रोपोस्फियर की वो सबसे ऊपरी परत जिसमें तापमान में गिरावट समाप्त हो जाती है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इक्वेटर के ऊपर स्थित ट्रोपोपॉज पर वायु का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि पोल्स के ऊपर स्थित
ट्रोपोपॉज के ऊपर वायु का तापमान घटकर -45 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। ट्रोपोपॉज के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर का वह भाग जिसमें तापमान में वृद्धि हो रही है, उस भाग को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। इस लेयर में तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण है यहाँ पर पाई जाने वाली ओजोन गैस। ओजोन गैस के बारे में हम जानते हैं कि यह सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण वह स्वयं के तापमान में वृद्धि कर देती है और इसके फलस्वरूप स्ट्रेटोस्फीयर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य का वह भाग जिसमें ओजोन गैस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे अधिक पाया जाता है, इस भाग को ओजोन लेयर या ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच एयर मिक्स नहीं होने पाती, जिस कारण स्ट्रेटोस्फीयर में वाटर वेपर्स और डस्ट की मात्रा न के बराबर होती है। स्ट्रेटोस्फीयर की सबसे ऊपरी सीमा जिसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, वहाँ पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। स्ट्रेटोपॉज में तापमान में होने वाली वृद्धि अब समाप्त हो जाती है। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर अर्थात 50 किलोमीटर से लेके लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य वाले वायुमंडल के भाग को मीजोस्फीयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फीयर की तरह ही इस भाग में भी बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होने लगती है। हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के ऊंचाई के मध्य स्थित मीजोस्फीयर के इस भाग में तापमान में गिरावट हो रही है। मीजोस्फीयर की ऊपरी सीमा लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यह अर्थ का कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ठंडा प्लेस है जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। मीजोस्फीयर की ऊपरी सीमा मीजोपॉज कहलाती है। मीजोपॉज पर तापमान में होने वाली गिरावट समाप्त हो जाती है। मीजोपॉज पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ओजोन के द्वारा इंसोलेशन के एब्जॉर्प्शन के कारण तापमान में वृद्धि होती है। मीजोपॉज जो कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ से लेकर समस्त एटमॉस्फेयर के भाग को थर्मोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इस भाग में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र वृद्धि होती है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि मीजोपॉज के ऊपर ये जो थर्मोस्फीयर का भाग है, इसमें तापमान में बढ़ती ऊंचाई के साथ तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। थर्मोस्फीयर में गैसेस की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और गैसेस की डेंसिटी बहुत कम हो जाने के कारण गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, जिस कारण थर्मोस्फीयर में तापमान को महसूस नहीं किया जा सकता। थर्मोस्फीयर में 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य आयनोस्फीयर की स्थिति होती है। इसमें आयंस या इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिस कारण यह लेयर आयनोस्फीयर कहलाती है। यह लेयर अर्थ से ट्रांसमिट होने वाली रेडियो वेव्स को पृथ्वी की सतह की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है, जिस कारण कम्युनिकेशन और नेविगेशन में काफ़ी मदद मिलती है। थर्मोस्फीयर में 640 किलोमीटर के ऊपर के वायुमंडल के समस्त भाग को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर की सभी लेयर्स की एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन के सही आंसर का चयन करेंगे और हम देखते हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर और उसके ऊपर मीजोस्फीयर और सबसे ऊपर थर्मोस्फीयर की एटमॉस्फेरिक लेयर्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन है, अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ हाईएस्ट मीन टेम्परेचर इज कॉल्ड। सर्वोच्च माध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं थर्मल इक्वेटर या तापीय भूमध्य रेखा, कॉन्टिनेंटलिटी या महाद्वीपीयता, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरोष्ण अभिसरण पेटी या स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। इस प्रश्न का मैं आपको आंसर बताऊं,
इससे पहले मैं इन सभी ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम लोग थर्मल इक्वेटर के बारे में जानेंगे। थर्मल इक्वेटर को हीट इक्वेटर भी कहा जाता है। लो लैटिट्यूड्स के क्षेत्रों में अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक याम्योत्तर रेखा पर, प्रत्येक मेरिडियन पर या प्रत्येक देशांतर रेखा पर, यहाँ पर देखिए इस मैप में कई एक देशांतर रेखाएं दिखाई गई हैं इस तरीके से, और आप जानते हैं कि यह सभी देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। लो लैटिट्यूड्स के क्षेत्रों में प्रत्येक देशांतर रेखा पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जिस पर हाईएस्ट मीन एनुअल सरफेस एयर टेम्परेचर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम 0 डिग्री की देशांतर रेखा को देखते हैं। इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा पर कई सारे स्थान स्थित हैं। हर स्थान का कोई ना कोई मीन एनुअल सरफेस एयर टेम्परेचर होगा, लेकिन हमें इस देशांतर रेखा पर उस स्थान का चयन करना है जिसका मीन एनुअल सरफेस एयर टेम्परेचर हाईएस्ट हो। माना कि वह स्थान कहीं यहाँ पर स्थित है। उसी तरीके से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर वह स्थान यहाँ है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर वह स्थान यहाँ कहीं है, 90 डिग्री पर यहाँ है। यदि पश्चिम की ओर देखें तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर वह स्थान कहीं यहाँ मिलेगा, 90 डिग्री पर यहाँ मिलेगा, 180 डिग्री पर यहाँ मिलेगा। अब इन सभी स्थानों की कॉमन विशेषता क्या है कि इन सभी स्थानों पर अपनी अपनी देशांतर रेखा का हाईएस्ट मीन एनुअल सरफेस एयर टेम्परेचर पाया जा रहा है। अब यदि इन स्थानों को एक लाइन खींचते हुए ऐसे जोड़ दिया जाए तो यह लाइन पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए होगी और यही रेखा थर्मल इक्वेटर कहलाएगी। इस थर्मल इक्वेटर की विशेषता है कि सन का जो एपरेंट मूवमेंट होता है, अर्थात सूर्य की जो उत्तरायण और दक्षिणायन गतियां होती हैं, उनका पीछा करते हुए ऋतुओं के आधार पर यह थर्मल इक्वेटर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म एवरेज जो पोजीशन होती है वो ज्योग्राफिकल या ट्रू इक्वेटर के उत्तर में होती है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, जिसका नाम है अ डिक्शनरी ऑफ जियोलॉजी एंड अर्थ साइंस, उसमें लिखा हुआ है कि थर्मल इक्वेटर की स्थिति ज्योग्राफिकल इक्वेटर या ट्रू इक्वेटर के उत्तर में 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर होती है। थर्मल इक्वेटर की एवरेज पोजीशन ज्योग्राफिकल इक्वेटर के उत्तर में होने के कुछ कारण हैं, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया वाटर एरिया के कंपैरेटिवली ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। दोनों ही क्षेत्र लैंड एरिया या वाटर एरिया सन से समान मात्रा में एनर्जी रिसीव करते हैं, लेकिन लैंड एरिया की स्पेसिफिक हीट वाटर एरिया की तुलना में कम होने के कारण लैंड सरफेस जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडी अधिक है, वहाँ पर यह प्रभाव काम नहीं करता। दूसरा एक कारण है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो गर्मियाँ होती हैं वो उतनी गर्म नहीं हो पाती। उसका प्रमुख कारण है बर्फ़ से जमे हुए अंटार्कटिका कंटिनेंट का पाया जाना। नॉर्थ में भी आर्कटिक पर बर्फ़ जमी है, लेकिन उसका आकार छोटा है। ऐसी स्थिति में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की गर्मियों में आर्कटिक के बर्फ क्षेत्र का प्रभाव ठीक वैसा नहीं पड़ता जैसा दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियों में अंटार्कटिका के इस विशाल बर्फ क्षेत्र का पड़ता है। इस थर्मल इक्वेटर की एनुअल मीन पोजीशन में ज्योग्राफिकल इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ 20 डिग्री लैटिट्यूड्स का वेरिएशन देखने को मिलता है। थर्मल इक्वेटर की जो सबसे नॉर्दर्न पोजीशन होती है वह मैक्सिको में 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के पास और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में 29.3 डिग्री नॉर्दर्न अक्षांश के पास मिलती है। इसी थर्मल इक्वेटर की सबसे सदर्न पोजीशन
सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मिलती है। वेस्ट अफ्रीका से ईस्ट इंडीज़ तक हीट इक्वेटर या थर्मल इक्वेटर ज्योग्राफिकल इक्वेटर के उत्तर में स्थित होता है। वहीं न्यू गिनी द्वीप से 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा तक इस थर्मल इक्वेटर की स्थिति ज्योग्राफिकल इक्वेटर के साउथ में पाई जाती है। अब हम कॉन्टिनेंटैलिटी को समझेंगे। कॉन्टिनेंटैलिटी को महाद्वीपीयता भी कहा जाता है। यह एक क्लाइमेटिक टर्मिनोलॉजी है। यह जलवायु की उस विशेषता की ओर इंडिकेट करता है जो महाद्वीपों के भीतरी भागों, जैसे यहाँ इधर अमेरिका के भीतरी भागों या साउथ अमेरिका के भीतरी भागों में समुद्र तथा उसके प्रभाव से बढ़ती दूरी के साथ विकसित होती है। महाद्वीपों के भीतर के उन क्षेत्रों में जो समुद्र और उसके प्रभाव से दूर होते हैं, वहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या कॉन्टिनेंटैलिटी का प्रभाव देखने को मिलता है। इस जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में सर्दी भी बहुत अधिक पड़ेगी, जिस कारण से टेम्परेचर का रेंज बहुत प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत कम होगी और इस कारण से रेनफॉल भी बहुत कम होगा। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार कॉन्टिनेंटैलिटी का अपोजिट टर्म है ओशियनिसिटी, OCEANICITY, ओशियनिसिटी। इसमें समुद्री प्रभाव देखने को मिलता है जो महाद्वीपीयता के ठीक विपरीत होता है। अब हम ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को समझेंगे। ITCZ को समझने से पहले जान लीजिए कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव करती हैं। वहीं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव करती हैं। भूमध्य रेखा के पास एक ऐसी बेल्ट होती है, एक ऐसी कन्वर्जेंस बेल्ट होती है जहां पर यह दोनों की दोनों ट्रेड विंड्स मिलती हैं या कन्वर्ज करती हैं। ITCZ की यह पूरी की पूरी बेल्ट लोअर एटमॉस्फेयर में इक्वेटर के आसपास पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। यह ITCZ सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गतियों का अनुसरण करते हुए उत्तर और दक्षिण दिशा में मूव करती हैं। जैसे जुलाई के महीने में ITCZ की स्थिति यहाँ पर होती है, वहीं जनवरी के महीने में ITCZ की स्थिति यहाँ पर होती है। ITCZ की एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर कन्वर्ज होने वाली हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ITCZ के एरियाज़ में बहुत अधिक इंसोलेशन की प्राप्ति होती है, जिसके कारण धरातल के संपर्क में आने वाली हवाएं बहुत अधिक आर्द्रता को प्राप्त कर लेती हैं तथा गर्म हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वह ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती हैं। साथ ही साथ उत्तर से आने वाली ट्रेड विंड और दक्षिण से आने वाली ट्रेड विंड इन ऊपर उठती हुई हवाओं को ऊपर उठने की और अधिक शक्ति प्रदान कर देती हैं, जिसके कारण यह ऊपर उठती हुई आर्द्र हवाएं बादलों का निर्माण करती हैं और ITCZ के एरियाज़ में कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है और बहुत अधिक थंडर स्टॉर्म्स या तड़ित झंझाओं की उत्पत्ति होती है। इन दो चित्रों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल एक लाइन से पाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा और इस डायग्राम में भी यदि देखेंगे तो बादलों की एक लाइन दिखाई दे रही है। एक्चुअल में यह ITCZ के ऊपर स्थित बादलों की एक पेटी है। अब हम स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जानेंगे। इट इज़ ए स्पेसिफिक amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। अर्थात किसी तत्व के 1 ग्राम का
तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1 ग्राम जल का तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए हमको 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। स्पेसिफिक हीट की SI यूनिट होती है जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक हीट कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अलग अलग सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है जो कि उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसके फेज अर्थात वह सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है या गैसियस अवस्था में है, इस पर निर्भर करती है। जल की स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होती है, जबकि मेटल्स या धातुओं की स्पेसिफिक हीट जल की तुलना में बहुत कम होती है। जल की स्पेसिफिक हीट होती है 4184 जूल पर केजी केल्विन। इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए हमको 4184 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वहीं यदि 1 किलो कॉपर है उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको मात्र 383 जूल ऊष्मा की ही आवश्यकता होगी। जल की अधिक स्पेसिफिक हीट के कारण ही वाटर बॉडीज लैंड सरफेस की तुलना में देर में गर्म होती हैं और देर में ही ठंडी होती हैं। जल की इसी विशेषता के कारण कोस्टल रीजन्स का क्लाइमेट मॉडरेट बना रहता है। थर्मल इक्वेटर, कॉन्टिनेंटलिटी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और स्पेसिफिक हीट को समझ लेने के बाद इस प्रश्न का सही आंसर है थर्मल इक्वेटर या तापीय भूमध्य रेखा, अर्थात अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ हाईएस्ट मीन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल इक्वेटर। चलते चलते एक फैक्ट आपको और बता दूं, हमारे देश में चेन्नई थर्मल इक्वेटर पर स्थित है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।